नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल साहित्य एकेडमी पर। तो मित्रों, एक बार पुनः हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं कक्षा 10 की हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र लेकर। जी हाँ, सभी स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, तो ये प्रश्न पत्र आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं इस अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी और आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए भी। तो आइए मित्रों, फटाफट से मेरे साथ जुड़ जाइए। चलिए अर्धवार्षिक परीक्षा के इस प्रश्न पत्र का हम संपूर्ण हल इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न हमसे किया जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। तो देखिए, पहला है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है। गलत हो जाएगा क्योंकि ये निबंध है। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है लेकिन ये निबंध है। और क्या लिखूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निबंध है? नहीं, ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अजंता जयप्रकाश भारती की कहानी है, ये भी गलत है क्योंकि भगवत सरल उपाध्याय की कथा है। और बाण भट्ट की आत्मकथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, तो ये सही हो जाएगा। तो कथन सही है कौन सा? तो चौथा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। थोड़ा क्वालिटी सही नहीं है क्योंकि प्रश्न पत्र का फोटो खींच करके हमने पीडीएफ बनाया है, तो इसको इग्नोर करिएगा आप लोग, सिर्फ कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, दूसरा नंबर है अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो अजात शत्रु क्या है? नाटक है। और किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद जी का। नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? श्याम सुंदर दास जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है, तो आप लोगों को पता ही होगा, प्रेमचंद जी का। रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। वीर गाथा काल के कवि कौन है? चंद्र बरदाई। वीर गाथा काल वही आदिकाल, और इसे वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, चलिए नंबर 7 देखते हैं। शिवा बावनी के रचनाकार हैं, तो शिवा बावनी के रचनाकार भूषण जी। इसमें शिवाजी के बारे में लिखा गया। और एक इनकी रचना है छत्रसाल दशक, जिसमें राजा छत्रसाल का वर्णन है, क्योंकि भूषण जो है शिवाजी के दरबार में भी राजाश्रित थे और छत्रसाल के भी दरबार में, तो दोनों ही राजा पर इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। चलिए, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त होगा? तो राष्ट्र कवि का सम्मान पाने वाले कवि जो हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ और इन्हें महात्मा गांधी जी ने यह सम्मान दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। चलिए मित्रों, तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य पता ही होगा आप लोगों को, रामचरितमानस। धर्मवीर भारती ने लिखा है अंधा युग। ठीक है। विपि बटावन बंधु बाहु, बिन करो भरोसो काको। शांत रस है इसमें। और वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे सी हिल डुल, तागे सी तम के। तो ये सी उपमा अलंकार। ठीक है, आसान है सब। जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है वे वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। कौन होगा? सोरठा छंद होगा इसमें। ठीक है। चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, क्योंकि इसमें अन्य तत्व की प्रधानता हो रही है। जिसके हाथों में चक्र है, यानी विष्णु जी की बात हो रही है। मौक्तिक का तद्भव क्या होगा? मोती होगा। ठीक है। अंबर और वसन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो देखिए, कपड़ा। अगर सिर्फ अंबर बोला रहता तो बादल भी सही हो जाता, लेकिन अंबर और वसन इसमें कपड़े का पर्यायवाची। इसके अतिरिक्त कपड़े का पर्यायवाची पट, चिर, ये सब भी हैं। ठीक है। अभ्यागत में उपसर्ग अभिधन आगत, तो उपसर्ग अभी हो जाएगा। इत्यादि का संधि विच्छेद इति धन आदि। फल शब्द का चतुर्थी विभक्त द्विवचन फलेभ्य। पठत शब्द किस लकार का है? लोट लकार का। ठीक है। तो चलिए, हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लिया। आइए वर्णनात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। तो अधोलिखित गद्यांश है यही, तो ये ममता चैप्टर से उद्धृत है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। वैसे थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी ये जो है बोर्ड में ज़रूर पूछा जाता है हर साल। तो वैसे जयशंकर प्रसाद जी की हिंदी कठिन भी रहती है, लेकिन बताते हैं हम आप लोगों को। अगर आप कंसंट्रेट होकर के समझेंगे तो आसान है, कोई कठिन नहीं है। जैसे एक प्राचीन इमारत है कोई, और वो भारतीय शिल्पकला की का अद्भुत नमूना है, और उसका वर्णन जयशंकर प्रसाद जी कर रहे हैं, लेकिन वह इस समय टूटे फूटे रूप में है वह इमारत। तो वही कह रहे हैं कि भग्न चूड़ा, यानी भग्न हुई है, टूटी फूटी है।
तृण गुल्मों और घास फूस से ढका हुआ है वह प्राचीर। वह इमारत जो है टूटी फूटी है, घास फूस से ढकी हुई है और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई है, यानी ईंटों का ढेर भी है, उसके ईंट जो है ढेर के तरह बिखरे हुए हैं। फिर भी लेकिन वह भारतीय शिल्प की विभूति है। वो जो भारतीय शिल्पकला हमारी कितनी मतलब प्रसिद्धि तक पहुंच चुकी थी, उसका वह जीता जागता प्रमाण है। और वह ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। ग्रीष्मकालीन मौसम है और फिर वह चांदनी की तरह झलक रही थी। ठीक है, तो यही रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। धर्मचक्र कहाँ स्थित है? काशी के उत्तर में। ठीक है, हो गया। अब ये एक गद्यांश आप लोग कर लीजिएगा, 2 हम करवाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। पद्य है, पद्य का अर्थ चलिए बता देते हैं। तो वही पद से लिया गया है, सूरदास जी लेखक हैं, तो चर्चित पद्य है। कहते हैं, जल्दी जल्दी बता रहे हैं सिर्फ अर्थ। कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। वृंदावन, गोकुल, वन, उपवन और वहाँ के कुंजों, वहाँ की झाड़ियों की जो छाया थी वह भी मुझे नहीं भूलती है। प्रातः माता यशोदा और नंद जी मुझे देख करके सुख प्राप्त करते थे। माखन, रोटी और सजाओ दही बड़े प्रेम के साथ यशोदा माता मुझे खिलाती थी। गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए सब दिन हंसी खुशी बीत जाते थे। सूरदास जी कहते हैं, वह ब्रजवासी धन्य हैं जिनके हितैषी भगवान श्री कृष्ण हैं। हो गया। गद्यांश का संदर्भ लिख लीजिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या और उपयुक्त पंक्तियों में जब कृष्ण जी के बाल समय का वर्णन है। बिहारी लाल जी का बड़ा ही सुंदर दोहा, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु, मन सरोज बढ़ जाए। सलिलु का अर्थ होता है जल और सरोज का अर्थ है कमल। कहते हैं कि जब संपत्ति रूपी जल बढ़ता है तो मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है, लेकिन जब संपत्ति रूपी जल घटता है तो यह मन रूपी कमल पूर्ण रूप से कुम्हला जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अगर संपत्ति बढ़ती जाती है किसी मनुष्य को तो उसे मद हो जाता है, लेकिन जब वही संपत्ति घटती है तो वह मद खत्म नहीं होता और अधिक बढ़ जाता है। अर्थात इंसान के विचार को वह नष्ट कर देता है वह मद। ठीक है, बहुत गहरी बात इन्होंने कही है और इन्हें गागर में सागर भरने वाला कवि भी कहा जाता है। सब कुछ हो जाएगा, तीनों प्रश्न का उत्तर आप लोग दे देंगे। ठीक है, अर्थ हमने बता ही दिया है। अधोलिखित संस्कृत गद्यांश ऊपर से जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ और पवित्र गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की वलयाकृति धवल यानी सफ़ेद और चांदनी में बड़ी ही सुंदर दिखती है। अगणित पर्यटक दूर देश से यहाँ नित्य आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है, चलिए, और ये एक श्लोक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद भी आप लोगों को करना होता है। मरणम मंगलम, जहाँ पर मरना मंगल होता है और जहाँ पर भस्म जो है आभूषण होती है। जहाँ पर कौपीनम यत्र कौशेयम यानी लंगोटी, जहाँ पर रेशमी वस्त्र होती, कौपीन। ठीक है, रेशमी वस्त्र। सा काशी केन मीयते, उस काशी को कोई नहीं माप सकता, यानी उस काशी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। काशी की महत्ता बताई जा रही है वाराणसी नगरी की। ठीक है, वाराणसी जो हमारी विश्व प्रसिद्ध नगरी है, धर्म नगरी काशी की जो है विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, चलिए दूसरा है हाथों अप्राप्यास्य स्वर्गम, यदि मैं मारा जाऊंगा तो स्वर्ग प्राप्त करूंगा और यदि जीत जाऊंगा तो पृथ्वी का उपभोग करूंगा। तस्मादुदिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कौन्तेय उठो और युद्ध निश्चय करके युद्ध करो। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं। ठीक है, स्वपठित खंड काव्य, जो आपके जिले में खंड काव्य लगता है उसका चरित्र चित्रण, या पर स्वपठित खंड काव्य के पंचम सर्ग का सारांश कोई एक लिखना है। ठीक है, चलिए लेखक का जीवन परिचय है। 3 लेखक दिए गए हैं, इसमें भी पद्य से 3 है और गद्य से। ये आपका काम है, आपको लिखना है। पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक आपका काम है और निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर। तो ज्ञान कुत्र संभव, ज्ञान सब जगह संभव होता है, ज्ञानम सर्वत्र संभवत। वाराणसी कस्य संगम स्थली अस्ति, वाराणसी सर्वधर्मावलंबिनाम संगम स्थली अस्ति। पुरुराजा एक नृपः आसीत्। ठीक है, 3 प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया। बाकी ये सब जो है आप लोगों के इम्पॉर्टेंट निबंध हैं। तो मित्रों, इस तरीके से हमने संक्षिप्त रूप से ही लेकिन संपूर्ण हल इस प्रश्न पत्र का किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और मदद भी हुई होगी।
तो मित्रों, इसी तरीके से आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ने के लिए, हिंदी विषय से जुड़ने के लिए, अध्ययन अध्यापन से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल साहित्य एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले कंटेंट आप प्राप्त कर सकें। तो मित्रों, इतना अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः और सादर नमस्कार।